और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी शोले भड़के हुए हैं और शोले से ही ख्याल आया कि 1975 में एक फिल्म आई थी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और अमजद खान अभिनीत फिल्म शोले। शोले फिल्म का एक मशहूर डायलॉग था, कितने आदमी थे। उस डायलॉग को हमने आज के मौजूदा हालात में ढालकर कर दिया है, कितने आदमी हैं। ये वो सवाल है जो महाराष्ट्र की सियासत में रुचि रखने वाला हर आदमी पूछ रहा है। ठाकरे गुट अपने आदमी गिना रहा है और शिंदे गुट अपने आदमी, और सवाल तनकर खड़ा है कि आखिर कितने आदमी हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले वो आप तक पहुंचाते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट। मातोश्री में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बैठक चल रही है। अजित पवार, जयंत पाटिल भी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल शाम को शरद पवार के एंट्री के बाद से ही तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है और यहां पर एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको बता दें मातोश्री में उद्धव और शरद पवार की बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उद्धव को इस्तीफे की सलाह दे सकते हैं पवार। सूत्र ये बड़ी खबर दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे को क्या इस्तीफे की सलाह दी जा सकती है शरद पवार की ओर से। साहिल जोशी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साहिल, क्या इस बात की संभावना ज्यादा लग रही है कि शरद पवार उद्धव ठाकरे को सीधे बोले कि आप इस्तीफा दे दें, आंकड़े आपके पक्ष में नहीं है? देखिए, ये एक तरीके से रियलिटी चेक होगा शरद पवार की तरफ से उद्धव ठाकरे के लिए। शरद पवार ने आज दोपहर यहां पर मीटिंग पे जाने के पहले एक मीटिंग ली थी पार्टी के आला नेताओं के साथ। इस मीटिंग में जयंत पाटिल, पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष, अजित पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, और उसके साथ साथ प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। इस मीटिंग में शरद पवार और उनकी जो बातचीत हुई है उसमें यह बात निकलकर सामने आ रही है कि आखिरकार ऐसा क्या है कि ये विधायक यहां से उठकर गुवाहाटी जा रहे हैं। अब तक शिवसेना यह कह रही थी कि जो गुवाहाटी में बैठे हुए विधायक हैं उसमें से 18 विधायक आज भी शिवसेना के संपर्क में हैं। लेकिन जिस तरीके से जो विधायक यहां पर शिवसेना के साथ मौजूद थे, जो मातोश्री पर मीटिंग के लिए गए थे, जो वर्षा पर मीटिंग के लिए गए थे, जो उद्धव ठाकरे से मिलकर यहां पर होटल में रुके हुए थे और उसके बाद अपने अपने घर गए, क्या ऐसा कारण है कि एक के बाद एक विधायक यहां होते हुए भी अपनी मर्जी से सूरत से गुवाहाटी चार्टर्ड फ्लाइट लेकर जा रहे हैं? इसका क्या कारण निकल के आ सकता है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक वो उद्धव ठाकरे को देने की कोशिश करेंगे कि आपके पास नंबर्स नहीं है, कितने आदमी थे, आपके पास वो आदमी नहीं है। जो चीजें शिवसेना की तरफ से बताई जा रही है वो सचमुच में अस्तित्व में है क्या, इसकी रियलिटी चेक होना जरूरी है। क्योंकि आखिरकार एक बात हमको समझनी होगी, जो डेप्यूटी स्पीकर है महाराष्ट्र की असेंबली में, जो इस वक्त बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे इस पूरे कांड में, वो एनसीपी से आते हैं। अब तक उन्होंने शिवसेना का साथ दिया हुआ है। शिवसेना का साथ देते हुए शिवसेना का जो दावा था कि एकनाथ शिंदे को हटाकर अजय चौधरी को वहां पर लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता चुना जाए, वो उन्होंने मान ली है। लेकिन मामला यहां नहीं रुकेगा, मामला अदालत में जा सकता है। शिंदे की मांग है कि ओरिजिनल शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता अब भी वही है, क्योंकि उनके पास नंबर है, वो अपना अलग गुट नहीं बनाना चाहते, वो शिवसेना पूरी तरीके से चाहते हैं। ऐसे में अब आगे की भूमिका क्या रहनी चाहिए? यह लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आपके पास नंबर्स नहीं है, अगर नंबर नहीं है तो यह लड़ाई आप लड़ सकते हैं क्या? इसका रियलिटी चेक होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि वो सीधे तौर पर उनको कहेंगे कि आप इस्तीफा दे दीजिए, बिल्कुल, लेकिन कम से कम एक जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, जो नंबर्स की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, उसको लेकर जाहिर तौर पर एनसीपी के बड़े नेता, क्योंकि एनसीपी नंबर 2 की पार्टी है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में, एनसीपी के बड़े नेता उद्धव ठाकरे से रूबरू बात करेंगे। क्योंकि अब तक जो उद्धव ठाकरे उन्हें बयां कर रहे थे, संजय राउत उन्हें बयां कर रहे थे, उसके आधार पर एनसीपी के नेता अपनी बात रख रहे थे। एनसीपी के नेताओं ने अब तक यही बात रखी कि जो मुंबई आने के बाद असली लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ही अगर यहीं के विधायक वहां जा रहे हैं तो क्या यह लड़ाई करना मुमकिन है क्या? इस तरीके की बातें भी इस मीटिंग में होने वाली है। तो यह रियलिटी चेक कहां तक जाएगा? क्या इसका अंतिम चरण यह होगा कि उद्धव ठाकरे खुद ही बिना ट्रस्ट वोट को क्या सामना करें, विधानसभा में जाने के पहले ही अपना इस्तीफा पेश करेंगे? ये सारी बातें ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त साहिल आप पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों तक। यकीनन अगर एनसीपी
जो लगातार शरद पवार के नेतृत्व में मजबूती से उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और आज तो शिवसेना के सुर बदले हुए थे। सुबह सुबह जब सामने आते हैं संजय राउत, वो कहते हैं भीष्म पितामह है शरद पवार और हमें पूरा पता है कि हम एकजुट हैं, बहुमत साबित कर देंगे। लेकिन शाम होते होते अगर परिस्थितियां इस तरह की बदल जाती हैं कि एनसीपी ये सलाह दे सकती है उद्धव ठाकरे को कि आप बहुमत के आंकड़े को स्वीकारें, आपके साथ बहुमत नहीं है, शिंदे के साथ बहुमत मौजूद है, तो फिर इस्तीफा देने की नौबत आ सकती है। इस तरह की परिस्थितियां आज पूरे दिन अगर हम देखिए 12 घंटे में हालात कैसे बदल गए कि अब एनसीपी की ओर से इस तरह की सलाह उद्धव ठाकरे को दी जाने लगी है। साहिल, देखिए ऐसा है कि 12 घंटे में हालात नहीं बदले हैं। पिछले 2 दिनों से सारे राजनीतिक पार्टी के नेता स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं। जब पहले दिन यह मामला हुआ तब एकनाथ शिंदे के साथ में 30 से ज्यादा विधायक नहीं थे, 25 या 26 तक विधायक थे। तब तक स्थिति काफी काबू में थी। उसके बाद जो निर्दलीय विधायक शिवसेना को सपोर्ट कर रहे थे वो एक एक करके वहां जाना शुरू हो गया। लेकिन पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि कुछ ऐसे विधायक भी जो इस वक्त उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में मंत्री है, एक दिन पहले शिवसेना भवन पे जो मीटिंग हुई उसमें वो शामिल हुए थे, वो विधायक भी और वो मंत्री भी अपनी मर्जी से यहां से उठकर सूरत जाकर चार्टर्ड फ्लाइट जो उनके लिए अरेंज किया गया है उसका फायदा उठाकर गुवाहाटी जा रहे हैं। ये जो चीज है इसके वजह से कहीं ना कहीं एनसीपी के नेताओं को लगने लगा है कि नंबर का गेम अब उनके हाथ में नहीं है। देखिए 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने यही कोशिश की थी, लेकिन साबित हो गया कि नंबर उनके पास नहीं है, वो टिक नहीं पाए। आज की स्थिति में भी अगर नंबर उनके पास नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर का सहारा लेकर यह लड़ाई लड़ी जा सकती है क्या, इसका कहीं ना कहीं एनालिसिस होना यह जरूरी है। क्योंकि आखिरकार यह राजनीतिक लड़ाई है, यह डेमोक्रेटिक लड़ाई है और उसके साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र सरकार का सवाल है। ऐसे में प्रोलॉन्ग लड़ाई लड़ने से कुछ फायदा होगा क्या, यह देखना हमेशा जरूरी होता है। और इसी के वजह से कहीं ना कहीं यह रियलिटी चेक देने की कोशिश है। आज दोपहर को जो मीटिंग हुई उसमें इसका आकलन किया गया। एनसीपी के कई नेताओं ने शरद पवार को यही कहा कि अगर उद्धव ठाकरे के पास नंबर है तो यहां के विधायक ही वो अपने पास नहीं रख पा रहे हैं, तो जो वहां मौजूद है वो विधायक वो वापस कैसे ला पाएंगे, ये सवाल उठाना कहीं ना कहीं शुरू हुआ है। और इसी की वजह से ये रियलिटी चेक देने की जरूरत है। और वही बात एनसीपी के नेता वहां पर बता रहे हैं। और फेसबुक लाइव के बाद माना यह जा रहा था कि हो सकता है इमोशनल अपील के बाद कुछ नेता वापस लौट आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा हो गया। शिवसेना के नेता मुंबई से ध्रुव करने लगे गुवाहाटी का। इसी वजह से परिस्थितियां यहां पर बदलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए साहिल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन अपने अपने आदमी गिराने में हालात यह हो गया है कि लग रहा है संवैधानिक लड़ाई और कानूनी लड़ाई के साथ ही साथ सड़क पर भी लड़ाई की पूरी तैयारी है। क्योंकि ठाकरे गुट की ओर से कह दिया गया कि वो तो तैयार हैं, मगर हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र का सियासी गणित आखिर कहता क्या है उसको समझना बेहद जरूरी है। झाले अश्रू आल्यावर तसं काहीतरी बाबा। ये शिंदे कैंप की एकदम ताजा तस्वीर है। पहले खबर आई थी कि एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से मुंबई वापस आ रहे हैं, मगर थोड़ी देर बाद ही ये मालूम चला कि वो वापस गुवाहाटी के होटल में लौट गए हैं। उसके बाद आई ये तस्वीरें। अब इसे देखिए, यह है शिंदे कैंप की दूसरी चिट्ठी, महाराष्ट्र के राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर के नाम। इस चिट्ठी में लिखा है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना विधायक दल के नेता हैं, भारत गोगावले चीफ व्हिप हैं। शिंदे गुट कह रहा है कि लोकतंत्र आंकड़ों से चलता है और आंकड़े उनके साथ हैं। While forming the government, जो इशारा पवार साहब ने दिया था उस वक्त मेजोरिटी पवार साहब के साथ थी। अब मेजोरिटी शिवसेना के पास नहीं है, वो रिबेल ग्रुप के साथ है। अगर वो होती तो वो वापस नहीं आते। There is a constitution which says 2/3, and if it is more than 2/3, then you will have to accept the version. Whatever decision you want to take with the MLAs who are supporting you, you can take any decision. शिंदे कैंप लोकतंत्र की बात कर रहा है, मगर मनाने बहलाने फुसलाने से भी जब शिंदे कैंप नहीं माना तो शिवसेना इशारे में धमकी वाले अंदाज में उतर आई। देखिए, संख्या बल ज्यादा हो सकता है कागज पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए।
उद्धव ठाकरे की मर्जी के मुताबिक आंकड़े कितने बदलेंगे ये तो वही जाने, लेकिन फिलहाल आंकड़े साफ तौर पर शिंदे के साथ हैं। कल तक शिंदे कैंप में कुल 42 विधायक थे, इसमें शिवसेना के 35 और निर्दलीय 7 थे। रात को 2 शिवसेना विधायक और 2 निर्दलीय विधायक भी गुवाहाटी पहुंच गए। इसके अलावा आज सुबह दिलीप लांडे भी शिंदे कैंप में आज गुवाहाटी पहुंच गए, तो उन्हें मिलाकर शिंदे कैंप में कुल विधायक हो गए 47। बताया ये भी जा रहा है कि मुंबई में मौजूद शिवसेना विधायक संजय बांगर भी शिंदे कैंप को ही समर्थन दे रहे हैं। गुवाहाटी में अपने समर्थक विधायकों की बात करते हुए शिंदे उन्हें समझा रहे थे कि उद्धव खेमे की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ एक महाशक्ति है। सियासी गलियारों में इस महाशक्ति का सीधा मतलब बीजेपी से निकाला गया। तो शिंदे ने आज सफाई दी कि वो शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की बात कर रहे थे, लेकिन शिवसेना अपने कुनबे में फूट के लिए शुरू से ही बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। धमकियां देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाएंगे तो देख लेंगे। ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहते हैं। बहरहाल शिवसेना के दोनों गुट पूरी तरह आमने सामने हो चुके हैं। इस जंग का जरिया बन रहे हैं नोटिस, संख्या बल और चेतावनी। शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को पहले 12 बागियों के खिलाफ नोटिस भेजकर अयोग्य घोषित करने की मांग की, बाद में 4 और विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की। अगर ये विधायक अयोग्य घोषित हुए तो क्या होगा, उसे इस तरह से समझिए। पहली स्थिति, महाराष्ट्र विधानसभा में अभी 287 विधायक हैं। बहुमत के लिए चाहिए 144 विधायक। अगर शिवसेना की मांग पर 16 विधायक अयोग्य घोषित हुए तो बहुमत के लिए नया आंकड़ा होगा 287, यानी इसमें से 16 घटे तो कुल संख्या होगी 271। अब बहुमत के लिए चाहिए होगा आंकड़ा 136। बीजेपी के पास अभी 106 विधायक हैं। शिंदे कैंप में अभी 38 शिवसेना के विधायक और 9 निर्दलीय होने का दावा है। इनमें से 16 विधायक अयोग्य हुए तो बचेंगे सिर्फ 31 विधायक, यानी शिंदे कैंप के साथ मिलकर भी बीजेपी सरकार बना सकती है, बशर्ते उसे निर्दलियों का समर्थन मिले। लेकिन शिंदे कैंप के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही 16 विधायक अयोग्य घोषित होंगे वैसे ही पार्टी के अंदर 2/3 का आंकड़ा बदल जाएगा। इसे भी समझिए। शिवसेना के कुल विधायक 55 हैं। अगर 16 अयोग्य हुए तो ये आंकड़ा होगा 39, यानी 2/3 के लिए आंकड़ा होगा 36। शिंदे गुट के पास 38 विधायक हैं। 16 अयोग्य हुए तो आंकड़ा होगा 22, यानी 4 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। तभी 2/3 संख्या के साथ अलग गुट के तौर पर शिंदे गुट को मान्यता मिल पाएगी। हालांकि शिंदे कैंप कह रहा है कि अल्पमत वालों को नोटिस भेजने का अधिकार ही नहीं है। शिंदे साफ कह चुके हैं कि वो काफी आगे निकल चुके हैं और वापसी मुमकिन नहीं है। लड़ाई वर्चस्व से ज्यादा बाल ठाकरे की विरासत की जंग की तरफ बढ़ती जा रही है। इसीलिए शिवसेना भी ऐलान कर चुकी है कि महाराष्ट्र में तलवार से तलवार टकराएगी। मुंबई से साहिल जोशी और गुवाहाटी से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। संघर्ष भीषण करने की तैयारी तो दोनों ही खेमों की ओर से है, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें, मातोश्री के बाहर इस वक्त उद्धव ठाकरे के समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। उनको समर्थन देने के लिए बड़ी तादाद में इस वक्त गाजे बाजे के साथ पहुंचे हुए हैं शिव सैनिक। वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। बैंड बाजा के साथ जश्न भी मनाया जा रहा है। जश्न किस बात का? सौरभ बख्तानिया बैंड बाजा लेकर पहुंचे हुए हैं मातोश्री के बाहर शिवसेना के समर्थक। जी देखिए यहाँ के किस तरीके के हालात है वो मैं फिलहाल आपको बता दूं। अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। एनसीपी के चीफ शरद पवार मौजूद है, अजीत पवार मौजूद है, साथ में प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल आए हुए। और यहाँ पर आप शिवसैनिकों की भीड़ देखें और लगातार बसेस में भर भर कर यहाँ पर शिवसैनिक अब आगे बढ़ते हुए ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर एक समर्थन दिखाने के लिए देखिए किस तरीके के बैनर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं
कि ऐसे तो बादल कई आए कई गए, लेकिन शिवसेना को कोई हिला नहीं सकता। कैमरा पर्सन साजिद आलम से कहूंगा कि और थोड़ा आगे आए। ये देखिए भीड़ देखे यहाँ पर, ये जो कलानगर से लेके बीकेसी का पूरा इलाका है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पूरे रास्ते पर आपको सिर्फ शिवसैनिक नजर आएंगे और शिवसैनिक यहाँ पर एक तरीके से ये सपोर्ट दिखाने के लिए, ये देखिए शिवसेना के ये भगवे झंडे यहाँ पर, और कई तादाद में यहाँ पर अब शिवसैनिक आ चुके हैं एक सपोर्ट दिखाने के लिए। अंदर का स्कूप अगर जो मैं आपको बता दूं तो अंदर यही बताई जा रहा है कि अब नंबर्स हमारे पास नहीं है। एनसीपी चीफ शरद पवार भी यही चीज कहने के लिए, हमें जो सोर्सेज ने हमें बताया है कि एक मैसेज वहां पर देने के लिए आए हैं कि अब नंबर्स हमारे पास नहीं है, अब हमें कोई कड़ा कदम लेना पड़ेगा। शायद ऐसा भी हो कि शायद इज्जत से हम एग्जिट कर ले इस गवर्नमेंट से, या फिर जो सबके सामने एक बेइज्जती भी हो सकती है, तो बेटर है कि हम इज्जत से बाहर भी निकल जाए। तो ऐसी भी बातें रखी जाएगी। मतलब किरकिरे से बचने के लिए उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं शरद पवार। लेकिन इन सब के बीच जो समर्थक पहुंचे हुए हैं उनसे जरा बातचीत भी कीजिए। और इसी के साथ मेरा अगला सवाल क्या ये माना जा सकता है कि अब इस शक्ति प्रदर्शन से जो बड़ी तादाद में शिवसैनिक इस वक्त जुटे हुए मातोश्री के सामने, इसके जरिए अब सीधा सा संदेश है कि सड़क से इस लड़ाई को आगे लेकर जाएगी उद्धव वाली शिवसेना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक क्लियर मैसेज आज दिया गया था। संजय राउत ने भी खुद मैसेज दे दिया कि आप मुंबई आएंगे, मुंबई आकर आपको पता चलेगा, क्योंकि 24 घंटे का उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था। और उसके बाद अब आप देखिए उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सड़क पर भी शिवसैनिक आ सकते हैं, और जब सड़क पर शिवसैनिक आते हैं तो क्या हाल होता है। एक तरीके से उनको रिबेल एमएलएस को एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश, और उसके बस कुछ ही घंटों में यहाँ पर देखिए हजारों की तादाद में शिवसैनिक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और एक तरीके से मैसेज देने के लिए। और मातोश्री के बाहर इतनी बड़ी भीड़, जब खुद चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और बड़े एनसीपी के नेता वहां पर मौजूद हो, और वो इस तरीके से आज यहाँ पर मैसेज देने के लिए यहाँ पर लोग अब आ चुके हैं। अब किस तरीके की राजनीति में बदलाव होता है, देखिए सड़कों पर तो शिवसैनिक आपको दिख रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर की मीटिंग में किस तरीके के हालात होंगे, क्या कहना चाहोगे ये जो यहाँ पर शिवसैनिक लोग आए हैं? शिवसैनिक यहाँ उद्धव साहब जी को समर्थन करने के लिए आए हैं। जो गए हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको आज भी जाना है वो जाए, उनके लिए जाने के लिए खुले हैं, पर वापस आने की हिम्मत कभी मत करनी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो आज अंदर गए हैं वो कभी का एक जमाने में शिवसैनिक। हमारे संवाददाता जानकारी लेते हुए शिवसैनिक बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। ये वो शिवसैनिक हैं जो उद्धव गुट के समर्थक हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं जल्दी से। कुर्ला के शिवसेना एमएलए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शिंदे का समर्थन कर रहे हैं कुर्ला के एमएलए मंगेश। उनके खिलाफ अब शिवसैनिक 2 दिनों पहले गुवाहाटी वो पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि एक तरफ जहां मातोश्री के बाहर समर्थन देने के लिए बड़ी तादाद में शिवसेना के समर्थक जुट गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब एक एमएलए के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ये वो एमएलए हैं जो शिंदे के साथ खड़े हुए हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें। कुर्ला के विधायक का दफ्तर तोड़ दिया गया है, शिंदे के पोस्टर पर कालिक पोत दी गई है, दिलीप लांडे के पोस्टर पर भी कालिक पोत दी गई है। तो ये स्थिति 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि जो ऐलान आज संजय राउत की ओर से कहा गया था, एक धमकी भरे अंदाज में भी उसका असर भी दिख रहा है। डंडे से किस तरह से पोस्टर की पिटाई की जा रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़क से लेकर विधानसभा के लिए जंग को आगे ले जाने की कवायद शिवसेना की अभी से। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे? एनसीपी सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इस बारे में शरद पवार उनको कह सकते हैं। इन सब के बीच गुवाहाटी में महाराष्ट्र के बागी विधायक जुटे हैं। वहीं तंज कसते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है उद्धव भी छुट्टियां मनाने के लिए असम आ जाएं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा उद्धव पर तंज कस रहे हैं कि उद्धव को भी वेकेशन छुट्टियां मनाने के लिए वेकेशन पर असम आ जाना चाहिए। देश के सभी विधायकों को वो आमंत्रित कर रहे हैं। दरअसल तंज कसते हुए शिवसेना और उद्धव ठाकरे। पहला तो आप देख रहे हैं, आरोप यही आप पे लग रहा है कि आप लोगों ने असम में शिवसेना के बागी एमएलएस को छुपाया हुआ है। आप देखिए, कोई अगर एमएलए भारत का कोई भी स्टेट में जाके रहना चाहते हैं कि मैं यहाँ 10 दिन रुकूंगा या मैं 15 दिन रुकूंगा, तो मना कौन करेगा?
तो हमारे लिए तो अच्छा है कि महाराष्ट्र में आप गुवाहाटी में आ रहा है, गुवाहाटी का होटल में है, गुवाहाटी का जो एक बढ़िया लैंडस्केप है उसका आप एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं तो बाकी एमएलए का, सारा कंट्री का एमएलए को बुलाऊंगा कि गुवाहाटी आइए। नहीं, आप ये निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष का जो आप पे सवाल है वो यही है कि आप मुख्यमंत्री हैं आसाम के, और इस वक्त आसाम में बाढ़ से जो स्थिति है बहुत खराब है। कई जगह पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, और यहाँ पर ये जो एमएलएज हैं ये ठहरे हुए हैं। कुछ पत्र भी लिखे गए हैं कांग्रेस के जो विंग है आसाम के, उनकी तरफ से कि इन एमएलएज को अब यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि आसाम की स्थिति खराब है। ये कि कांग्रेस का यही आर्गुमेंट है कि गुवाहाटी का सारा होटल अभी मैं बंद कर दूं, कि गुवाहाटी का सारे जो होटल में जितना भी मेहमान है मैं उनको बोल दूं कि अभी आसाम में फ्लड है, आप लोग अपना अपना स्टेट में चला जाइए। हेमंता विश्व शर्मा को आप सुन रहे थे। वहीं महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल पर पीयूष गोयल ने कहा है कि जो हो रहा है शिवसेना का वो अपना मसला है, बीजेपी कुछ नहीं कर रही। बॉय, ये महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, क्या करवा रहे हो आप? हमें तो पता नहीं, मैं तो आपके यहाँ पे बैठा हूँ अभी। इसके पहले हमारे नए राष्ट्रपति जी के नामांकन के लिए गया था। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो उन्हीं के जो गठबंधन था, वो जो जरा भी नैतिक गठबंधन नहीं था, टोटली अनएथिकल अलायंस। I mean, imagine, just now, by the way, in the car driving to your venue, a senior journalist from your channel was sharing a video which is doing the rounds, I think, on various social media about an interview which Mr. Bal Thackeray gave many years ago, in which he was asked the question, would you be willing to go with the Congress to form a government? And he said, I'd rather dissolve my party than do an agreement and do a government with the Congress. I mean, I've never seen such bankruptcy of ideology as we saw in Maharashtra amongst all the partners. All the three partners who hated each other all their life are suddenly seeing virtue in each other, and you see an absolutely unethical government for the last 2.5 years, an absolutely corrupt government. For those who come from Maharashtra or Mumbai have experienced it. And when I was re-elected to the Rajya Sabha only a few days ago, when I was asked my comments, I had actually said that the fact that 3 MPs of the BJP have got elected in Rajya Sabha against a possible 2 that we really had the votes for is reflective of the public anger and the seething discontent that was visible in Maharashtra for many months. It's just come out to the fore. It's an internal matter of that party. But you can clearly see the way things are going, that the majority of that party continues to believe in the ideology or the principles that were once upon a time their core philosophy, and the people who compromise are now being relegated to the background or will probably remain as a fringe element. You know the Thackeray family very well personally, and now this is very embarrassing for Uddhav Thackeray ji to have his MLAs walk out in a manner where there is now more people with the Shinde Sena than they are with the Thackeray Sena. And what a fall from grace this is for the son of Bala Sahib Thackeray. Why do you think it went wrong, and how much of this is BJP lagawing chabi from the back? Well, very often when there's an earthquake, I think the earthquake was bound to happen. It's probably divine that something which is beyond any of our control what is happening, and earthquakes will happen, will come and go. Nobody needs to actually do anything to make that earthquake happen. And what we are seeing there is just something which was expected to happen. Frankly, the fact that they ran for 2.5 months itself is it reflects the ability of power to be a glue and keep them together for 2.5 years. It was an unholy alliance, and I think they're just seeing the result of the public sentiment. In fact, many MPs, in Parliament would come to us from that party and say, literally bang their head and say, we don't know how we'll ever get re-elected in 2024.
because we won the last election keeping Mr. Modi's photo in our every poster. मातोश्री के बाहर एक तरफ शिवसेना के समर्थकों का जहां जमावड़ा लगा हुआ है उद्धव के समर्थन में, तो वहीं दूसरी तरफ मातोश्री के भीतर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बैठक जारी है। कहा जा रहा है उद्धव को इस्तीफे की सलाह दे सकते हैं पवार। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, क्या ऐसा होगा? एनसीपी ने कहा शिंदे गुट के पास संख्या बल है, उद्धव ठाकरे के पास संख्या बल नहीं है। मामला ज्यादा खिंचा तो महाविकास अघाड़ी को नुकसान होगा। मामला खींचने से बहुमत परीक्षण की नौबत आएगी और बहुमत परीक्षण की नौबत अगर आती है तो आंकड़ों के खेल में उद्धव ठाकरे फेल हो सकते हैं। इस वजह से माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को सलाह दे सकते हैं शरद पवार। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुस्तफा, एक तरफ ताकत दिखाने की कोशिश शिव सैनिकों की उद्धव ठाकरे के समर्थन में मातोश्री के बाहर, तो अंदर से शिव सैनिकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर शरद पवार इस तरह का ऐलान करने को कहते हैं उद्धव ठाकरे से और कहते हैं कि आप पद छोड़ दीजिए, इससे नुकसान हो सकता है, तो फिर क्या इस तरह की स्थिति बन सकती है कि उद्धव ठाकरे जल्द ही इस्तीफा दे दें? क्या जानकारी मिल रही है भीतर से? जी बिल्कुल, अभी अभी जो खबर सामने आई है उसमें ये पता चल रहा है कि कल दोपहर में 1 बजे नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई है शिवसेना ने, यानी कि जो बड़ा कदम है शायद वो लेने की आशंका जो है अब बढ़ती जा रही है उद्धव ठाकरे के लिए। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, मातोश्री के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं, अंदर मीटिंग शुरू है। उस मीटिंग में शरद पवार ने ये कहा है कि ये बात मान लीजिए कि अब काफी मुश्किल है ये सरकार चलाना, इसलिए आप रिजाइन कर दीजिए। आप ये भी आप बात को ध्यान में रखिए कि शरद पवार बिना किसी वजह के ये बात नहीं कहेंगे। कुछ ना कुछ या तो उनकी प्लानिंग होगी या फिर कुछ ना कुछ वो स्ट्रेटेजाइज कर रहे होंगे, इसलिए उद्धव ठाकरे को रिजाइन करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि आप बातों को अगर समझे, आज सिंपल से बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने अभी तक सामने आकर के ये नहीं कहा है कि ये गवर्नमेंट माइनॉरिटी में, एकनाथ शिंदे ने ये नहीं कहा है कि सारे जो एमएलए मेरे साथ है वो रिजाइन कर देंगे। मतलब पहला कदम जो है वो शरद पवार उद्धव ठाकरे को उठाने के लिए कह रहे हैं। तो इसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या उनकी मंशा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बन के रह जाएगा। क्योंकि दावपेच काफी सामने है। शिवसेना के 16 एमएलए को डिस्क्वालिफिकेशन करने की प्रोसेस उन्होंने शुरू की हुई है, जिसमें एकनाथ शिंदे ने ये कहा है कि हमें डेप्यूटी स्पीकर से आपत्ति है, डेप्यूटी स्पीकर को चेंज किया जाए, और जब तक डेप्यूटी स्पीकर को चेंज करने की अर्जी खारिज नहीं होती तब तक डिस्क्वालिफिकेशन पे डिसाइड नहीं किया जाए। तो सारी आप कह सकते हैं कि एक तरह से दोनों ही पक्ष जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स। फिलहाल के लिए शुक्रिया मुस्तफा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे क्या होगा? 1 बजे कल दोपहर बुलाई गई है शिवसेना की ओर से। क्या बड़ा फैसला कर सकते हैं उद्धव ठाकरे? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सबके बीच आपको बता दें, संजय राउत जिनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने आज तक पर एक्सक्लूसिव बातचीत के जरिए, क्या बातें उनकी ओर से कही गई हैं, भविष्य की क्या होगी रणनीति, अगर अल्पमत में है शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में तो फिर क्या होगा, तमाम मुद्दों पर उनसे ये बातचीत सुने। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये सरकार रहेगी या फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या शिवसेना का अस्तित्व बचता है या नहीं बचता। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत मौजूद हैं। राउत साहब, सबसे पहले धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। आपसे मैं सीधा पहला सवाल करना चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे, क्या किसी तरह की बातचीत आपकी हुई है कि आप एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे या कोई स्ट्रेटजी आपने तैयार की है? उनको यहाँ आना पड़ेगा, हमारे सामने आना पड़ेगा। शिवसेना के विधायक है तो हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आइए, तो यहाँ वहां दर दर के ठोकरे खाकर मत घूमिए, महाराष्ट्र आपका है। पहले सूरत में गए, सूरत से गुवाहाटी में गए, अब मैं सुन रहा हूँ गुवाहाटी से गोवा में जा रहे हैं। क्या जरूरत है ये सब करने की? जो बातें आपके मन में है वो आप यहाँ हमारे सामने बैठकर, उद्धव जी के सामने बैठकर भी बात कर सकते थे। इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का सिक्योरिटी और सहारा लेना पड़ा सूरत से गुवाहाटी तक। ये लगता है ये कोई एक सच्चा शिव सैनिक का आत्मसम्मान नहीं है, ये मानता हूं मैं, ये प्रतिष्ठा नहीं है शिव सैनिक की। आप अपने आप को अगर शेर कहते हो तो ये शेर की इज्जत नहीं है। राउत साहब, मैं ये सवाल आपसे इसके लिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले जब उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि उनकी एकनाथ शिंदे से बातचीत हुई है, आपने अपने कई बयानों में बातचीत दिया हुआ है, क्या पिछले 2 दिनों में आपकी एकनाथ शिंदे से बात हुई है? क्या मेरी और उनकी लगभग 10 दिन बातचीत हो रही। उनके साथ जो विधायक हैं उनके साथ भी मेरा संवाद और संपर्क चल रहा है, हम बात कर रहे हैं। देखिए, वो हमारे दुश्मन नहीं है, हमने सालों साल एक साथ काम किया है, हमारे एक रिश्ता है।
वो रिश्ता सिर्फ पार्टी में राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर नहीं है, खून का रिश्ता है, पार्टी का रिश्ता खून का रिश्ता है। लेकिन रुकावट कहाँ पे आ रही है राउत साहब? रुकावट कहाँ पे आ रही है? इतनी अगर बातचीत हो रही है तो रुकावट कहाँ पे आ रही है? कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि अब मैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना में नहीं रहूंगा? अब एकनाथ शिंदे के हाथ में कुछ बचा ही नहीं है, उनका कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ले चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी एकनाथ शिंदे क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, खाना खाएंगे नहीं पिएंगे, अब उनको सोना है या उठना है, बैठना है, स्नान करना है, ये अब बीजेपी तय करेगी। अब एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के हाथ में कुछ नहीं बचा है। नहीं राउत साहब, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि अब एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी के कब्जे में हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल होगा कि न सिर्फ एकनाथ शिंदे बल्कि उनके साथ में जो बागी एमएलए हैं वो भी बीजेपी के कब्जे में, और ये भी नजर आ रहा है कि अब तो शिवसेना भी उनके कब्जे में है क्योंकि उनके पास नंबर्स अंगगणित के हिसाब से ज्यादा हैं। देखिए, हमारे पास अब 55 विधायक विधानसभा में है, उसमें से मैं मानता हूं सभी विधायक चले गए, जाने दो। कागज पे विधायक जाने का मतलब पार्टी खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है। विधायक चले जाते हैं, पार्टी खड़ी रहती है, वापस विधायक चुनकर लाते हैं। 2 बार बगावत हुई है, नारायण राणे ने बगावत की, छगन भुजबल ने बगावत की, उनके साथ भी विधायक चले गए, लेकिन चुनाव में उसमें से एक भी विधायक वापस चुनकर नहीं आया महाराष्ट्र में। उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। इस बार भी जो विधायक रहेंगे उनके साथ, समझ लीजिए उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। दूसरी बात, महाराष्ट्र की जनता सड़क पर उतर गई है। आज 10 जगह पे जो विधायक चले गए, उनके घर पर, उनके कार्यालय के ऊपर बड़ी संख्या में लोगों ने मोर्चा निकाला है, आंदोलन किया है। ये तो एक स्टेप है, आगे आगे देखो क्या होता है। राउत साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आपकी आज मुलाकात हुई शरद पवार जी से, उस मुलाकात में क्या क्या बातचीत हुई, क्या इसके बारे में आप बता पाएंगे? और आगे की रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि आपने बयान दिया कि वो अभी भी इस अलायंस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, पितामह की तरह हैं वो। क्या उनके सजेशन थे, आपकी क्या बातचीत हुई और आगे की रणनीति क्या होने वाली है आपकी? रणनीति की बात तो नहीं है, हम तो जो विधायक जहाँ कहाँ छुपा कर रखे किसी स्टेट में, वो आने का इंतजार कर रहे हैं। पवार साहब तो हमेशा महाविकास आघाड़ी की प्रेरणा रही है, ऊर्जा रहे हैं, और आज भी हम सब लोग एक साथ, कांग्रेस हो, एनसीपी, शिवसेना, मुख्यमंत्री, लड़ने के मूड में। हम लड़ेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी और लड़ेंगे सड़क पर भी, हर स्थान पर लड़ेंगे। क्या ऑफर दिया गया था एकनाथ शिंदे को कि आप महाविकास आघाड़ी के नेता बन जाइए, आप चीफ मिनिस्टर बन जाइए महाराष्ट्र के? देखिए, हम सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी। और क्या होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस जो था, उसमें जो हमको एक वचन दिया था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बनेंगे शिवसेना और बीजेपी का, अगर वो शब्द मान लेते तो जरूर एकनाथ शिंदे उस वक्त मुख्यमंत्री बनते। एकनाथ शिंदे को अगर मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनने दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगले 2.5 साल एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते हैं? नहीं, अगर हाँ हो जाते जरूर। अगर बीजेपी ने जो बात हमसे करार किया था, जो एग्रीमेंट किया था, उसके ऊपर कायम रहते तो डेफिनेटली एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते। लेकिन बीजेपी की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बने और अभी आप बीजेपी के खेमे में जाकर बैठे हैं। राउत साहब, एक सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार आज की तारीख में शिवसेना के कितने विधायक उस गुट के साथ में हैं जहां पर खुद उद्धव ठाकरे उनके नेता हैं, और कितने ऐसे बागी नेता जिनको आप कह रहे हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ में खड़े हैं? अंकगणित को थोड़ा समझाइए, क्योंकि पूरा का पूरा महाराष्ट्र का खेल जो है वो अब आकर अंकगणित पर रुक गया है। हाँ, अंकगणित तो उसमें है, लोकतंत्र तो अंकगणित पर चलता है आजकल। लेकिन ये अंकगणित तो होता है ना, बहुमत ये बहुत बड़ा चंचल होता है, आंकड़े कभी किसी के पास कायम नहीं रहते। अभी हमारे पास 16 विधायक हैं, 16, और बाकी के सारे एकनाथ शिंदे के साथ में। जी हाँ, वो वहां चले गए, हम टीवी पे देख रहे हैं, और क्या मैं देख सकता हूँ। आपने एक जो कुछ बागी नेता हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए भी
आपने एक प्रक्रिया शुरू की हुई है, ये कानून की लड़ाई चलती रहेगी। नहीं तो आगे आपकी रणनीति क्या है? क्या उनको डिस्क्वालीफाई करके ये दिखाना कि एकनाथ शिंदे शिवसेना को हथिया नहीं सकते हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे की रहेगी? क्या रणनीति क्या है? शिवसेना के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता। या ऐसी पार्टियां बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई है, विधायक टूट गए, सांसद टूट गए, इसका मतलब पार्टी नहीं टूट गई, पार्टी जमीन पर है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पार्टी चलेगी, हम वापस अपने विधायक चुनकर लेके आएंगे। ये ताकत इस पार्टी में है, हमारे जैसे लोग बैठे हैं यहाँ काम करने के लिए। नहीं राउत साहब, आपका ये कहना है कि आप लोग वहां पर काम करने के लिए बैठे हैं, सड़क पर उतरेंगे, वोट बटोरेंगे और उसके बाद आप लोग सरकार बनाएंगे, सरकार में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि शिवसेना के बागी नेता भी यही बोल रहे हैं कि वो शिवसैनिक हैं, आपके जो साथ हैं वो भी बोल रहे हैं कि शिवसैनिक है। आखिरकार असली शिवसैनिक कौन रह जाता है? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बार बार एक ही चीज बोला हुआ है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना छोड़कर जा रहे हैं, अपना एक नया शिवसेना तैयार कर रहे हैं। वो क्या हिंदुत्व में उद्धव ठाकरे सॉफ्ट पड़ गए? नहीं, ये पागल लोग है, सब मूर्ख लोग है, ये सब उनको पता चलेगा कितनी मूर्खता की है लोगों। हिंदुत्व की जो बात हो रही है, देखिए बीजेपी लगातार खुले मन से, खुले मुख से वो बोलती रही है कि वो हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वही बात एकनाथ शिंदे भी बोल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती से अलायंस करके कश्मीर में जो किलिंग चल रहा है कश्मीरी पंडितों का, वो रोक नहीं सकते। कौन से हिंदुत्व की बात आप लोग कर रहे हैं? तो आपका ये कहना है कि उद्धव ठाकरे आज भी उसी हिंदुत्व पर खड़े हैं जिस पर बाला साहेब ठाकरे खड़ा हुआ करते थे? पार्टी की एक आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की। महाराष्ट्र की जो सरकार बनी है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बनी है। हमारी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की है, उसमें कोई खोट नहीं आएगी, हमेशा हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। और विचार जो हमारा है, विचारधारा है, वो विचारधारा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा संजय राउत साहब कि इस पूरे प्रकरण के बाद में आपकी कांग्रेस और एनसीपी के जो नेताओं से बैठक हुई है, क्या आप सीधा जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है कि अभी भी आपकी सरकार बचेगी या फिर अब आप लोग मन बना चुके हैं कि अब अगला चुनाव होना चाहिए और चुनाव में उतरना चाहिए? देखो, सरकार बचेगी जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे, हमारे सामने आ जाएंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर आ जाएंगे, तब नजारा आप देख लीजिए।